हेलो स्टूडेंट्स। तो आई होप आप सब अच्छे होंगे और आई होप सारे लेक्चर्स आप टाइम पे ले रहे हैं। तो देखो आज ये अपना लास्ट लेक्चर है वैसे तो, है ना। इसके बाद में हम देखते हैं अगर कुछ क्वेश्चन आंसर्स वगैरह होते हैं तो उसके लिए मैं फिर और लेक्चर्स कुछ बनाऊंगा। ओके। तो गाइस देखो ऐसे है, हमने लास्ट लेक्चर में गॉस लॉ पढ़ा था और गॉस लॉ को अगर क्विकली रिकैप करें अगर अपन, तो गॉस लॉ क्या होता है कि भाई एक कोई भी अपने पास सरफेस है, एक क्लोज सरफेस है, उस क्लोज सरफेस के अंदर मान लो कोई भी चार्जेस पड़े हैं, तो इस सरफेस से जो टोटल फ्लक्स बाहर निकलेगा इसको हम एक तरफ तो क्या लिख सकते हैं, ई इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस लिख सकते हैं। ये इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टोटल क्यू टोटल इनसाइड इस सरफेस के अंदर अपॉन में एप्सिलॉन। ये अपना गॉस लॉ हमने बोला। अब देखो इसकी आज क्या है, एप्लीकेशन पढ़ेंगे। एप्लीकेशन क्या है कि भाई हम गॉस लॉ का यूज़ करके इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। तो आज हम क्या सीखेंगे, हाउ टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड यूजिंग गॉस लॉ, है ना। गॉस लॉ का यूज़ करके हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे ये देखेंगे हम आज। तो देखो इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले सीधा अपन एग्जांपल से चालू करते हैं, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग चार्ज्ड वायर। एक वायर है जो चार्ज कर रखा है हमने इसको, है ना। और तुम इसको रॉड भी बोल सकते हो, है ना? तो इसकी वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। देखो ऐसा है, लेट्स से एक वायर लेते हैं, ये काफ़ी लंबा वायर है ऐसे मान लेते हैं। अब देखो ये बहुत लंबा है तो इसको इनफाइनाइट लॉन्ग मान लेते हैं, ठीक है। जो अपन लॉन्ग बोल रहे हैं मतलब इनफाइनाइट लॉन्ग मान के चल रहे हैं। तो देखो इस वायर के अगर यहाँ पे एक पॉइंट लेता हूँ मैं पी, तो ऐसा है कि इस वायर से यहाँ पे ऊपर एक मान लो चार्ज लिया मैंने डी की, उसकी वजह से इस तरफ क्या होगा, डी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब एग्जैक्टली मान लो ये वाली डिस्टेंस क्या है, आर है। अब यहाँ से डी डिस्टेंस ऊपर मैंने एक डी क्यू चार्ज लिया, मान लो डी डिस्टेंस नीचे जाता हूँ तो वहाँ पे भी एक डी क्यू चार्ज ले लेता हूँ। उस डी क्यू चार्ज की वजह से उस डी क्यू चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसकी वजह से। अब देखो इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर इनका रिजल्टेंट ले तो क्या होगा, नेट नेट रिजल्टेंट तो इधर आएगा ना। अपन इसको बोल देते हैं डीई रिजल्टेंट। हाँ, तो ऐसा है जी कि हर एक डीक्यू चार्ज के लिए जो मैं इस लाइन से ऊपर ले रहा हूँ, एक डीक्यू चार्ज एग्जिस्ट करेगा बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पे। और इस तरीके से क्या होगा कि इनका जो वर्टिकल कंपोनेंट है ना, ये वाला जिसको मैं इसको थीटा बोलता हूँ, ये डी साइन थीटा और डी साइन थीटा, ये हमेशा क्या होगा, कैंसिल आउट होते रहेगा। ये हमेशा एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अपने पास बचेगा क्या, डी रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में बचेगा। तो अपने को इस चीज़ से क्या पता चलता है कि भाई इनफाइनाइट लॉन्ग वायर की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ना, इस तरीके से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में या फिर इस वायर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही होगी। मतलब हम बोल रहे हैं कि ये जो वायर है, ये वायर है, इस वायर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में यहाँ हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी, अब हम ऐसा बोल सकते हैं इस तरीके से परपेंडिकुलर होगी। वैल्यू के बारे में हम डिस्कस कर लेंगे, अभी वैल्यू के बारे में अभी हम देखेंगे, बट हम डायरेक्शन के बारे में तो बोल ही सकते हैं। ये चीज़ समझ में आती है आपको। अब सवाल आता है कि भैया ये जो वैल्यू होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की ये कैसे होगी। ये जो वैल्यू है ना, वो हम गॉस लॉ से निकाल सकते हैं। कैसे, देखो भाई ये वायर है, वायर के चारों तरफ एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस अज्यूम कर लें। तो ये एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस हम अज्यूम कर लेंगे, ठीक है। ऐसे एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस हमने अज्यूम कर लिया। अब देखो ये है कि ये वायर जो है ना, ये तो इस गॉसियन सरफेस में पूरा तो है नहीं, है ना? तो ये वायर कैसा है, हम मान लेते हैं कि इसकी जो लेंथ है ना वो एल है,
इसके इस वायर इस सिलेंड्रिकल सरफेस की, इस सिलेंड्रिकल सरफेस की लेंथ एल है और इस सिलेंड्रिकल सरफेस की रेडियस जो है ना ये आर है। ये रेडियस क्या है? आर है। और इस सिलेंड्रिकल सरफेस का जो चार्ज डेंसिटी है, लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलेंगे अपन, लीनियर चार्ज डेंसिटी वो है लैम्डा चार्ज, लैम्डा कूलाम पर मीटर। मतलब हर 1 मीटर में लैम्डा कूलाम चार्ज इस पे है, ये हमने मान लिया। अब देखो क्या होगा, यहाँ पे मैं गॉस लॉ लगा सकता हूँ। गॉस लॉ क्या बोलता है इसमें, इसके अंदर सिलेंड्रिकल के अंदर जो चार्ज है वो क्या है। अगर मैं क्यू इन को लिखूंगा यहाँ पे, इससे यहीं पे लिख देता हूँ, क्यू इन को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ लैम्डा इंटू एल। ये मेरा क्यू इन हो गया, लैम्डा इंटू एल कूलाम, ये मेरा क्यू इन है। ठीक है, एल हमने जगह लेके ये ले लेते हैं, ये मेरा क्यू इन हो गया। ठीक है, अब अगर मैं फाई लिखूँ, फाई इक्वल्स टू क्या होगा, क्यू इन टोटल के अंदर इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है अपॉन में क्या करेंगे, अच्छा लेना। गॉसियन सरफेस क्या है, ये है गॉसियन सरफेस, हम इसको बोलेंगे सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस, ये अपनी गॉसियन सरफेस है। तो हम बोलेंगे देखो ये चीज़ क्या हो जाएगी, क्यू इन क्या है लैम्डा इंटू एल अपॉन में क्या हो गया एप्सिलॉन नॉट हो गया। ये अपना फ्लक्स होना चाहिए। अब फ्लक्स को मैं दूसरे तरीके से क्या लिख सकता हूँ, फ्लक्स को मैं लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस। अब ऐसा है देखो ध्यान से, सब जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, वायर के परपेंडिकुलर में। यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा। तो देखो ऐसा है, अगर मैं एरिया की डायरेक्शन देखूँ तो ये जो ऊपर वाली सरफेस है इसका एरिया तो कैसा है, ऐसे ऐसे है जो इस तरफ, और इधर जो नीचे वाली सरफेस है यहाँ का एरिया भी क्या है, ऐसे है इस तरफ। तो भैया यहाँ पे जो एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड है ये तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है ना। तो हम बोलेंगे दो सरफेस में इसको तोड़ लेते हैं, अपन इस फाई को दो अलग अलग सरफेसेस में तोड़ लेते हैं। हम बोलते हैं फाई कर्व्ड सरफेस, तो फाई कर्व लिख देता हूँ। और फाई क्या करते हैं, सर्कुलर सरफेस जो है फाई सर्किल लिख देते हैं। तो भैया फाई सर्किल तो क्या होगा, जीरो हो जाएगा ना सीधे सीधा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम रीजन लिख लेते हैं, क्योंकि एरिया एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, एरिया एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आर परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर होंगे तो हमें पता है ना ई डॉट डी एस करते हैं हम, तो वहां पे ऐसे ही कॉस 90 आ जाएगा और वो जीरो हो जाएगा, तो इसको तो जीरो बोल दो। अब फाइव कर्व्ड सरफेस पे क्या होगा देखो, कर्व्ड सरफेस पे जो एरिया वेक्टर है, कर्व्ड सरफेस का अगर मैं एरिया वेक्टर दूँ तो वो भी इधर ही आ रहा है एरिया भी। तो यहाँ पे देखो एरिया वेक्टर और ये जो है अपना इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में, तो अपन इसको लिख सकते हैं। इसको हम क्या लिखेंगे, हम बोलेंगे देखो इसको लिख दो, फाइव कर्व्ड को ई डॉट डी एस, और इसको मैं क्या लिख दूंगा, ई डी एस लिख दूंगा। अब मैं सिमेट्री से, बाई सिमेट्री, क्योंकि भैया वायर है ना, वायर के चारों तरफ एक सिंगल रेडियस का एक हमने जो सिलेंडर बनाया तो वो सिलेंड्रिकल सरफेस तो सब जगह एक जैसी है। तो सिमेट्री से, बाई सिमेट्री, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड will remain same everywhere on the surface of cylinder। ये चीज क्लियर है। तो हम बोलेंगे यहाँ पे इक्वल्स टू, ई को तो बाहर निकाल लो, इंटीग्रेशन डी एस कर दो, क्योंकि ई तो कांस्टेंट है ना, ई कांस्टेंट है, ई कांस्टेंट है तो मैं उसको इंटीग्रेशन से बाहर निकाल सकता हूँ। अब डीएस क्या है, डीएस क्या है, ये डीएस जो है, ये डीएस क्या है, ये कर्व्ड सरफेस का एरिया ही तो है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ई इंटू टू पाई आर एल, ये लिख सकते हैं। तो अब हमारे पास क्या हो गया भैया देखो, पाई इक्वल्स टू ई इंटू टू पाई आर एल है इधर, और इधर क्या है दूसरे साइड में, दूसरे साइड में क्या है लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन। तो यहाँ से देखो एल और एल को तो काट दो, तो यहाँ से अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा देखो, लैम्डा अपॉन टू पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू वन बाई आर। देखो या तो इसको इस तरीके से याद रख लो, या इसका देखो और अच्छा एक फॉर्म भी है, इसको ऊपर नीचे टू से मल्टीप्लाई करो, टू लैम्डा अपॉन, तो क्या हो गया फोर पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया।
इंटू 1/r। ये 1/4πε0 को क्या लिख सकता हूँ, k लिख सकता हूँ, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2k λ/r। ये ज़्यादा अच्छी फॉर्म है जिसको हम इजीली याद रख सकते हैं। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग वायर, ठीक है, यूनिफॉर्मली चार्ज ऑफ कोर्स। तो इस तरीके से हमने गॉस लॉ का यूज़ करके इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दिया। नाउ सेकंड जो एप्लीकेशन आती है, देखो अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे हम। इस बार हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने वाले हैं एक लॉन्ग प्लेट की वजह से। तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग प्लेट, और लॉन्ग की जगह हमें लिखना चाहिए लार्ज प्लेट। लार्ज प्लेट क्यों लिखना है, क्योंकि देखो हमारे पास क्या होगी, एक प्लेट होगी इस तरीके से, एक बहुत बड़ी प्लेट होगी, और इस प्लेट की वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं। तो एक काम करते हैं ना, फिर से आर डिस्टेंस ले लेते हैं, आर डिस्टेंस पे प्लेट से। अब देखो ऐसा है, सिमेट्री से मैं वापस से बोल सकता हूँ कि यहाँ पे देखो, क्योंकि यहाँ पे देखो एक अपन वायर लेंगे, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आएगी, ऐसे आएगी, है ना, वायर के परपेंडिकुलर। और यहाँ पे एक और मैं वायर लूँगा सेम डिस्टेंस पे, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आएगी, ऐसे आएगी। तो ये दोनों का जो रिजल्टेंट बनेगा ना अपना इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो ये रिजल्टेंट तो भैया वापस से इधर ही आने वाला है, डी ई रिजल्टेंट। ये जो रिजल्टेंट है वो ऐसे आने वाला है। तो हम क्या बोलेंगे कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड अगेन इसी प्लेट के परपेंडिकुलर ही होगा। अब क्या करते हैं, एक दो चीज़ें और डिफाइन कर लेते हैं यहाँ पे। जैसे इस प्लेट की जो चार्ज डेंसिटी होगी, चार्ज डेंसिटी अब तो एरिया पे होगी है, तो अपन इसको बोलेंगे सिग्मा कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। तो सिग्मा इसकी चार्ज डेंसिटी होगी पर यूनिट एरिया, है ना। तो अब देखो हम क्या कर रहे हैं, हम बोलेंगे देखो इस प्लेट को वापस से बनाते हैं, एक बार प्लेट को वापस से बनाया हमने, और एक गॉसियन सरफेस ढूंढो, गॉसियन सरफेस। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ऐसे एक गॉसियन सरफेस ले लेता हूँ, ये देखो इस तरीके से एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ले रहा हूँ, ये एक इस तरीके की सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ले लेते हैं, ठीक है। ये सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस होगी, यहाँ पे ये इस प्लेट का भी सिलेंड्रिकल एरिया ही तो कवर करेगा ये। तो ये जो क्यू इन है, सीधा सीधा भैया अपने को क्या लगाना है, अभी क्यू इन लगाना पड़ेगा। तो क्यू इन टोटल जो है, क्यू इन टोटल क्या हुआ, इस सिलेंडर के अंदर कितना चार्ज है, तो वो क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू ये क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया, एरिया सिग्मा इंटू ए। तो ये एरिया जो है इसकी रेडियस क्या है, आर ले लेते हैं अपन, और ये जो लेंथ है इस लेंथ को एल ले लो, और क्या लेंथ को एल ले लेते हैं। तो यहाँ पे जो चार्ज होगा, टोटल चार्ज, दैट विल बी सिग्मा इंटू क्या हो जाएगा, यहाँ पे पाई आर स्क्वायर, ये लिख सकते हैं सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर। ना अब ये बताओ कि गॉस लॉ क्या बोलता है, गॉस लॉ क्या बोलता है, गॉस लॉ बोलता है देखो फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस लिख सकते हैं, और दूसरी तरफ इसी को क्यू इन टोटल अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं। तो अपने पास फ्लक्स जो है वो तो आगे भाई क्यू इन टोटल क्या है, सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ये टोटल फ्लक्स होगा। अब इस फॉर्मूले का यूज़ करके अपन टोटल फ्लक्स निकालेंगे। अभी हमने ताज़ा ताज़ा देखा कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो इस तरीके से होगा, इनफैक्ट सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ही होगा, वैल्यू हो सकता है अलग अलग हो, बट इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे ही होगा। यहाँ पे कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ऐसे होगा, यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से होगा। अब यहाँ पे एरिया वेक्टर कैसे होगा, देखो एरिया वेक्टर यहाँ पे ऐसे होगा, और यहाँ का एरिया वेक्टर इसी तरफ होगा, यहाँ का एरिया वेक्टर फिर से ऐसे होगा, यहाँ का एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर ऐसे होगा, यहाँ का एरिया वेक्टर ऐसे परपेंडिकुलर होगा, इधर का एरिया वेक्टर ऐसे एरिया वेक्टर होगा। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं भाई, बोलो, हम बोलेंगे देखो ऐसा है जी कि जो फाई है ना, इसको फिर से तोड़ लेते हैं, फाई सर्किल एंड फाई कर्व सरफेस। बट इस बार अगर देखें अपन तो कर्व सरफेस का फाई ज़ीरो होगा, क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल ज़ीरो है। और फाई सर्किल को अपन क्या बोल सकते हैं, फाई सर्किल को मैं बोल सकता हूँ, देखो मैंने क्या करा है, ये जो लेंथ ली है वो L/2 ली है, और ये वाली लेंथ भी L/2 ली है। तो सिमेट्री से अपन बोल सकते हैं कि भैया यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहेगा। तो मैंने बोला
कि इसको लिख दो इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस। अब क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और इसके बीच में जो एंगल है वो तो जीरो है, तो इसको ई डी एस कॉस जीरो डिग्री लिख सकते हैं, विच इज नथिंग बट ई इंटू डी एस। नाउ ई इज कांस्टेंट, ई क्या है अपने पास कांस्टेंट है, इसका मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट ही है, तो हम बोलेंगे देखो इसको बाहर निकाल दो ई और इसको लिख दो इंटीग्रेशन डी एस। अब इंटीग्रेशन डी एस अगर तुम लिख रहे हो तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, ई इंटू एरिया कितना हो गया देखो, दो जगह पे एरिया आ रहा है ना, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो टू पाई आर स्क्वायर लिखते हैं उसको एरिया में, टू पाई आर स्क्वायर। अब अपने पास दो इक्वेशन मिल गए, इक्वेशन नंबर 2 ये है और इक्वेशन नंबर 1 जो है वो ये है, इन दोनों को बराबर कर लो, तो हम बोलेंगे दिस इम्प्लाइज सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन में एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू ई इंटू टू पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से पाई आर स्क्वायर तो गया और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन। देखो कितना इंटरेस्टिंग रिजल्ट आ गया ना। इस रिजल्ट के बारे में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड हैंस electric field due to a large plate is uniform and same everywhere irrespective of distance, irrespective of distance, as long as ये large है तब तक ये चीज़ एप्लीकेबल होगी। समझ में आई बात? इंटरेस्टिंग चीज़ है। अब तीसरा एक और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है लास्ट अपन कैलकुलेट करते हैं, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से कैलकुलेट करेंगे हम, एक स्फेरिकल शेल की वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ थिन थिन स्फेरिकल शेल। ठीक है, एक थिन स्फेरिकल शेल बहुत ही ईजी है। देखो हम क्या करेंगे, देखो एक स्फेरिकल शेल है, इस पर मान लेते हैं क्यू चार्ज है और उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है अपने को किसी आर डिस्टेंस पे, तो हम ये देखो आर डिस्टेंस से ले लेते हैं इसके सेंटर से, यहाँ पे निकालना है। तो इसका भी अगर अपने को चार्ज डेंसिटी लिखना है तो लिख सकते हैं, और मैं सिंपली क्यू चार्ज से निकाल लेता हूँ। इस बार चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगा, इसका रो सॉरी सिग्मा हो जाएगा, सिग्मा हो जाएगा क्यू अपॉन फोर पाई और कैपिटल आर स्क्वायर, आर इसकी रेडियस मान लेते हैं, आर इसकी रेडियस मान लेते हैं कैपिटल आर। तो अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं बोलूँगा देखो इसको वापस से लो, इसको स्फेरिकल शेल वापस से लो और इस स्फेरिकल शेल के जो गॉसियन सरफेस बनाते हैं, ये देखो ऐसे आर डिस्टेंस पे गॉसियन सरफेस बना लेते हैं, जिस आर डिस्टेंस पे निकालना है ना उसी आर डिस्टेंस पे गॉसियन सरफेस बना लेते हैं। अब मुझे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, देखो सिमेट्री से तो मैं ये बोल ही सकता हूँ कि देखो यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सारी इलेक्ट्रिक फील्ड एक तरीके से जाएगी, तो ये जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये जो एरिया वेक्टर आएगा यहाँ पे, ये दोनों तो क्या सेम डायरेक्शन में, तो अपने यहाँ पे ई डॉट डी एस क्या हो जाएगा, फाई जो है इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस होता है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन ई डी एस लिख दूंगा। सिमिलरली जो फाइव का है उसको मैं क्या लिखूंगा, क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, अंदर चार्ज कितना है, क्यू चार्ज है अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। आई क्या बात समझ लो। अब हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे देखो इंटीग्रेशन ई डी डॉट डी एस को, जिसको हमने इंटीग्रेशन ई डी एस लिखा है, ई को तो मैं बाहर निकाल सकता हूँ ना, मैग्नीट्यूड इसका कांस्टेंट होगा, तो डी एस क्या है, डी एस क्या हो गया फोर पाई, डी एस क्या एरिया हो गया ना किसका, गॉसियन सरफेस का, गॉसियन सरफेस का, ये गॉसियन सरफेस, तो एरिया तो गॉसियन सरफेस का होगा, तो ई इक्वल्स टू, तो यहाँ पे ये इसको इक्वल्स टू क्या करें, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो ई इक्वल्स टू यहाँ से क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू वन अपॉन आर स्क्वायर। ये वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट को के क्यू लिख देते हैं, तो इसको के लिख दिया हमने, तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल शेल इज के क्यू अपॉन आर। ये कब की बात है, जब आर इज ग्रेटर देन आर, ग्रेटर देन आर। लेकिन अगर स्फेरिकल शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इधर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आता है, तो भैया ऐसा है, फाई इक्वल टू क्या होगा, इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस इक्वल टू क्या करेंगे, क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, लेकिन क्यू इन तो क्या जीरो है, तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया, इसका मतलब ई इंटीग्रेशन ई डी एस इक्वल टू क्या हो गया जीरो, इसका मतलब क्या है, इंटीग्रेशन ई डी एस इक्वल टू जीरो और ई इंटू फोर पाई आर स्क्वायर इक्वल टू जीरो, इसका मतलब क्या हो गया, ई इक्वल टू जीरो होगा। तो इससे हम क्या बोल सकते हैं, देखो स्फेरिकल शेल के अंदर जो होता है, इनसाइड spherical shell electric field is always zero। ठीक है, अंदर चार्ज नहीं होना चाहिए, यहाँ पे अंदर चार्ज रखा नहीं होना चाहिए, चार्ज केवल
स्फेरिकल शेल पे होना चाहिए। ये चीज़ समझ में आती है। तो देखो भैया अपना ये चैप्टर पूरा हुआ फर्स्ट चैप्टर। इसमें हमने मोर और लेस सारी चीज़ें कवर करी। तो हमने सबसे पहले क्या देखा, एक एक इसका ना समरी कर लेते हैं। सबसे पहले हमने चार्ज देखा, चार्ज क्या होता है, तो चार्ज के इफेक्ट क्या होता है, तो उसकी वजह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन किया। फिर हमने इलेक्ट्रिक फोर्स भी डिफाइन किया उसके पहले। तो इसके पहले इलेक्ट्रिक फील्ड से पहले हमने क्या डिफाइन किया, इलेक्ट्रिक फोर्स डिफाइन किया। इलेक्ट्रिक फोर्स डिफाइन किया और फोर्स से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन किया। फिर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स कैलकुलेट करना सीखा, तो उसका वेक्टर या सुपरपोजिशन प्रिंसिपल देखा हमने। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल भी बोलते हैं, ये भी देखा हमने। फिर उसके बाद में हमने बोला कि भैया ये तो हो गया, अब डाइपोल के बारे में पढ़ो, तो हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में भी पढ़ा, है ना। इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में पढ़ने के बाद में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स भी बनाई हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स भी बनाई हमने। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाला हमने, है ना। उसके बाद में हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना सीखा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना भी सीखा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के बाद हमने क्या है, गॉस लॉ लगाया, और गॉस लॉ लगाने के बाद में हमने क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखा गॉस लॉ का यूज़ करके। बस इतनी सी चीज़ें हैं इस चैप्टर में, और कुछ नहीं। तो आई थिंक 11 या 12 लेक्चर बने हैं इस चैप्टर के। अगर किसी ने ये बाकी के वीडियोस पूरे नहीं देखे हैं तो वही सब्सक्राइब करो चैनल को और आराम से वीडियो देखो। बाकी चैप्टर्स के भी वीडियो मैं 1 बाय 1 डाल रहा हूँ। हमारी क्लास डेली 7 PM के अराउंड होती है, 7 to 7:30 PM के बीच में ये क्लास हमेशा लाइव होती है। ठीक है, तो इस क्लास का आप फ़ायदा उठाओ। बाकी सब लोग, किसी को कोई भी दिक्कत हो, डाउट हो, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के भेज सकते हैं। आपकी सारी चीज़ें ना हैंडल करें।